अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस स्टोरी के लिए कमेंट जरूर करें। राघव ने भीतर आते हुए लोगों को देखा और उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक आ गई। यह समूह एक खास व्यक्ति के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, जैसे आसमान में चमकते सितारे चांद के चारों ओर अपनी रोशनी बिखेरते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने मार्शल अखाड़े में राघव को इतनी बुरी तरह हराया था कि वह मरने के कगार पर पहुंच गया था। सैवेज मार्क्विस का बेटा विकास सैवेज मार्क्विस के विशेष उत्तराधिकारी थे और उनकी साधना में उनके अनुयायियों की श्रद्धा का स्तर बहुत ऊंचा था। इस कारण उनके साथी उन्हें उच्च सम्मान देते थे। विकास ने तुरंत राघव के समूह की ओर नजर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। राघव की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मुझे नहीं लगा था कि मेरे एक वार से तुम अपनी मां को भी पहचानने लायक नहीं रहोगे। हालांकि उसने खेद व्यक्त किया, लेकिन उसकी आंखों में माफी का कोई भी संकेत नहीं था। उसकी आवाज में गहरी तिरस्कार थी, जैसे वह किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की तरह राघव को नीचा दिखा रहा हो। कोई बात नहीं, राघव ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, जल्द ही मैं तुम्हें इस हद तक हरा दूंगा कि तुम अपनी दादी को भी पहचानने में असमर्थ हो जाओगे। हालांकि राघव की मुस्कान सामान्य थी, लेकिन अंदर से वह गहरे गुस्से से भरा हुआ था। उस दिन जब वह होश में आया था तो उसके पास केवल उसकी मां और वह बूढ़ा कीमियागर था। तो यह खबर उसी बूढ़े कीमियागर ने ही फैलाई होगी। विकास के शब्दों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह बूढ़ा कीमियागर उनके लोग में से था। इसके अलावा राघव की चोट जितनी खतरनाक लग रही थी वह असल में उतनी गंभीर नहीं थी। उसके सिर के पीछे की चोट से खून काफी बहा था, लेकिन वह जानलेवा नहीं थी। महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करने का कोई तुक नहीं था। बूढ़ा कीमियागर स्पष्ट रूप से उसकी मां को डराकर उनका पैसा हड़पना चाहता था। इस साजिश का कोई वास्तविक फायदा नहीं था, बल्कि इसके चलते शर्मा परिवार की स्थिति और भी कमजोर हो गई थी। ऐसी किसी भी चाल से राघव को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय शर्मा परिवार के संसाधन और कमजोर हो गए। उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति के हिसाब से यह बर्फ पर ओले गिरने जैसा था। यह सोचकर ही राघव का मन हताश हो जाता कि कहीं इसके पीछे कोई छिपी साजिश तो नहीं थी। राघव, क्या तुम फिर से मरना चाहते हो? एक आवाज आई। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे घाव भरने के बाद तुम दर्द भूल गए हो। मुझे मत बताओ कि तुम फिर से विकास भाई से अधमरे हो गए पिटने का खतरा उठाना चाहते हो। सही कहा, किसी ने कहा। जो खुद अपना काम करने में असमर्थ है वह दूसरों पर तंज कसने की हिम्मत कैसे करता है? वह तो खुद मरने की चाहत रखता है। क्या मूर्खता है, किसी और ने कहा। ऐसे बेवकूफ को महान उत्तराधिकारी मानना हमारे लिए अपमान है। विकास को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पास खड़े लोग राघव को बुरी तरह से गालियां देने लगे। उनकी लार बिना किसी नियंत्रण के बह रही थी। राघव, तुम भी मेरे जैसा महान उत्तराधिकारी बन सकते हो, लेकिन हम में से एक स्वर्ग में है और दूसरा जमीन पर खड़ा है। तुम सिर्फ एक छोटी सी चींटी हो और तुम बस मुझे घूर कर देख सकते हो। इसलिए भले ही मैं तुम्हें धमका रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप सहो, वरना परिणाम वही होगा जो पिछली बार था। तुम्हें पीट पीट कर मरा हुआ कुत्ता बना दिया जाएगा। विकास ने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा। राघव ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने विकास की उंगली को कसकर पकड़ लिया। थोड़ा सा दबाव डाला और एक तेज आवाज आई। विकास की उंगली टूट गई। विकास ने दर्द से चीखते हुए अपनी उंगली को पकड़ लिया। उसकी पूरी देह में पीड़ा की लहर दौड़ गई। यह देखकर राघव की ताकत को पहचानने के बाद वह बुरी तरह हैरान था। विकास आध्यात्मिक ऊर्जा के 7वें स्तर पर था, जो उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाता था, लेकिन अभी भी वह सामान्य लोगों से ज्यादा नहीं था। और अब राघव के सामने आकर उसकी कमजोरी सामने आ गई थी। राघव ने विकास को नीची नजर से देखा, जिसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। फिर उसने सवालिया लहजे में पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से ऊपर हो? क्या तुम सोचते हो कि बाकी लोग कुछ नहीं हैं? क्या तुम सच में खुद को भूलकर सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो? अचानक घटित हुई अप्रत्याशित घटना ने सभी को चौंका दिया और विकास इतनी दर्द में था कि वह जवाब देने के काबिल नहीं था।
इसी बीच बाकी लोग राघव पर झपट पड़े। कमीने, जल्दी करो और भाई विकास को छोड़ दो। जो लोग विकास के साथ थे उन्होंने देखा कि राघव ने उस पर हमला किया है तो वे सब चिल्लाते हुए राघव के पास दौड़ पड़े। जो भी यहां आने की हिम्मत करेगा मैं उसे जरूर हराऊंगा। जैसे ही वे राघव के पास पहुंचे, अचानक एक बड़ी सी आकृति सामने आई और उस शख्स ने बेतहाशा गरजते हुए शोर मचाया जिससे उनके कानों के पर्दे तक हिल गए। राघव ने जब देखा कि वह शख्स कौन था तो वह मुस्कुराया। वह कुणाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। कुणाल एक ऐसा व्यक्ति था जो घमंडी और अकेला रहता था और उसे किसी खास सामाजिक समूह में शामिल होने की कोई चाहत नहीं थी। बावजूद इसके उसका साधना स्तर कुलीन उत्तराधिकारियों में सबसे ऊंचा था। अपनी लंबी कदकाठी और शारीरिक ताकत के साथ वह सभी को डराने में कामयाब था। वहां एक पल के लिए सब चुप हो गए और पूरे हॉल में केवल विकास की दर्द भरी चीखें ही गूंज रही थीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और एक बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचे। सभी ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर डर और सम्मान का मिश्रण उभर आया। यह बुजुर्ग आदमी साहित्य हॉल के प्रतिष्ठित व्याख्याता थे और वह एक कन्फ्यूशियस विद्वान के तौर पर मशहूर थे। यह साफ था कि वह एक ईमानदार और सख्त व्यक्ति थे और उनके शब्द हमेशा बहुत माप तौल कर ही बोले जाते थे। यहां लड़ाई करना 1 महीने की सजा है। क्या तुम लोग इसे आजमाना चाहोगे? बुजुर्ग आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। राघव ने विकास की मुड़ी हुई और कुचली हुई उंगली छोड़ दी। फिर वह जल्दी से बुजुर्ग आदमी की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। गुरु, आपने शायद गलत समझा है। हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम तो बस एक परीक्षण कर रहे थे। ओ, परीक्षण? कौन सा परीक्षण? बुजुर्ग आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। वह इतनी आसानी से नहीं बहक सकते थे। हम परीक्षण कर रहे थे कि एक उंगली की ताकत 5 उंगलियों के हमले के खिलाफ कितनी देर तक टिक सकती है। इस परीक्षण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सहयोग की ताकत ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी उंगली, चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अकेले कभी भी सफल नहीं हो सकती। समय समय पर उसकी ताकत घटने लगती है और जब एक साथी के साथ सहयोग किया जाता है तो वो ताकत स्थिर होती है, जिससे वह और भी मजबूत और टिकाऊ बन सकती है। यह परीक्षण हमें दोनों को यह समझने का अवसर मिला कि कैसे सहयोग की ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए और यह हमारे भविष्य की साधना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विकास, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? राघव ने संक्षेप में कहा और विकास को एक गहरे अर्थ से देखा। विकास इतना गुस्से में था कि वह बेहोश होने वाला था, लेकिन उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह इनकार करता तो उसे राघव के साथ हिरासत में भेजा जाता। साहित्य हॉल के नियमों को तोड़ने का साहस कोई भी कुलीन उत्तराधिकारी नहीं कर सकता था। हाँ, सही कहा, विकास ने दर्द से अपनी आवाज दबाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में तीव्रता थी। बुजुर्ग आदमी ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में उपहास की हल्की सी झलक थी। फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा था तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन याद रखना, भविष्य में यहां कोई भी हंगामा नहीं करना। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। यह साफ था कि बुजुर्ग आदमी को भी पता था कि राघव कुछ न कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें जाने दिया। अरे रुको, विकास ने कड़े शब्दों में कहा और दांतों को भींचते हुए उसने राघव को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज ऐसी थी कि केवल वही दोनों ही सुन सकते थे। राघव के हाथ का हमला बहुत भयानक था। इससे न केवल उसकी उंगली टूट गई, बल्कि उसने अपनी उंगली के अंदर मेरिडियन को गूदा बनाने के लिए किसी अज्ञात तरीके का इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा न होता तो विकास को इतना तीव्र दर्द नहीं होता और वह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचता। विकास, अगर तुम्हें कुछ परीक्षण करने की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलो। आज तो बस एक छोटा सा भुगतान है उस ब्याज का जो मुझे तुमसे लेना है, कमीने। सबसे बुरा तो अभी आना बाकी है। राघव के शब्दों में एक दबी मुस्कान थी, लेकिन बाहर से वह सिर्फ विनम्रता से मुस्कुरा रहा था। 200 से ज्यादा कुलीन उत्तराधिकारी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया और व्याख्यान शुरू किया। हालांकि
उसकी बातें अस्पष्ट थीं और किसी के लिए भी समझने से परे थीं। मुख्यतः यह सब बहरे कानों पर पड़ रहा था। सभी को नींद आ रही थी, लेकिन कोई भी सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास साधना का कोई बड़ा आधार नहीं था, लेकिन पूरे इंपीरियल कॉलेज में हर चीज में उसका अंतिम निर्णय था। अगर कोई उसे नाराज कर देता तो वह तुरंत बाहर निकाल दिया जाता और फिर वह मार्शल आर्ट के भंडार में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं करता। इसकी तुलना मुर्गी के अंडों से की जा सकती है। एक खराब हो गया है और दूसरा अभी भी अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छा अंडा खाना चाहते हैं तो आपको पहले खराब अंडा खाना होगा। बुजुर्ग व्यक्ति इतिहास, शास्त्रीय रचनाएं, एक समृद्ध राष्ट्र को कैसे शासित किया जाए, कृषि ज्ञान और न जाने क्या क्या बातें करता जा रहा था। यहां तक कि राघव भी सोते सोते जागने वाला था। हालांकि रघु जैसे लोग काफी ध्यान से सुन रहे थे। वे खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी उम्मीदें शिक्षा पर रखी थीं, ताकि भविष्य में किसी सरकारी कामकाजी मौके का लाभ उठाया जा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोपहर हो गई। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लोग युद्ध कौशल मंडप की ओर बढ़ गए। यहां तक कि जिनके पास साधना के लिए कोई तरीका नहीं था, वे भी इसका अनुसरण करते थे। युद्ध कौशल मंडप के भीतर अनगिनत युद्ध कौशल और साधना तकनीकें थीं और उनके माध्यम से जाने से कोई भाग्यशाली मुठभेड़ मिल सकती थी। युद्ध कौशल मंडप में 3 मंजिलें थीं, लेकिन केवल सबसे निचली मंजिल ही सभी महान उत्तराधिकारियों के लिए खुली थी। हालांकि यह केवल एक मंजिल थी, फिर भी वहां 17 किताबों की अलमारियां थीं जो सभी प्रकार के युद्ध कौशल और साधना तकनीकों से भरी हुई थीं। यह एक शानदार नजारा था जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए राघव THE इमॉर्टल एम्परर, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। बड़े भाई विकास, मैं पहले ही राघव के साथ जीवन मरण की लड़ाई का समझौता कर चुका हूं। इस बार मैं उसे निश्चित रूप से मारकर तुम्हारा बदला लूंगा, कैलाश ने सम्मानपूर्वक कहा। शायद कभी कैलाश चुपचाप विकास के पास पहुंचा था। इस बिंदु पर विकास ने अपनी उंगली में दर्द को दबाने के लिए पहले ही अपनी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। लेकिन असली समस्या यह थी कि मेरिडियन जल चुके थे और उसे इसका इलाज करने के लिए एक कीमियागर की जरूरत थी। अभी उसे मारने का सही समय नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले बार ही मैंने उसे खत्म कर दिया होता, विकास ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने पूछा, वैसे पिछली बार तुम मुझसे कैसे पिट गए थे? दरअसल ये मेरी लापरवाही थी और राघव ने उस मौके का फायदा उठाया। नतीजे ने मुझे बहुत गुस्से में डाल दिया, ये सोचकर कि वह कचरा मुझे हरा सकता है। कैलाश ने दुखी होकर जवाब दिया। वह हार ने उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया था और लोग उसकी पीठ पीछे उसकी निंदा करने लगे थे, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया था। अब वह ठान चुका था कि इस बार वह राघव को जरूर मारेगा। राघव को मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती, कम से कम अभी तो नहीं। इसे बिगाड़ो मत। विकास को यह डर था कि कैलाश सही से समझ नहीं रहा है, इसलिए उसने अपनी बात को दोहराया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही छोड़ दूं? कैलाश ने अनिच्छा से पूछा। विकास ने अपनी मुड़ी हुई टूटी उंगली को देखा और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि तुम उसे मार नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उसकी शरीर से कुछ चीजें वापस लेना चाहते हो तो यह ठीक होगा। कैलाश ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत बढ़िया, इस बार मैं वह सब वापस ले लूंगा जो उसने मुझसे लिया था, और ओह, मुझे लगता है कि मैं उसकी एक आंख भी ले लूंगा। उसकी आंखों में जो भाव थे उसे देखकर मुझे वाकई गुस्सा आता है। विकास और कैलाश मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि राघव, जो किताबों में गहरी रुचि दिखा रहा था, भी मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसकी मुस्कान बाकी दोनों की तुलना में बहुत ठंडी थी, जैसे कोई शिकार करने वाला तेंदुआ 2 भेड़ों को घूर रहा हो। राघव की स्थिति से वह पूरी तरह से सही स्थान पर था, जहां वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन दोनों के बीच हो रही बातचीत पर नजर रख सके। भले ही वह स्पष्ट रूप से यह नहीं सुन पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से वह अधिकांश बातें समझ सकता था। विकास और कैलाश को ऐसा करते हुए देख
जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और प्राचीन किताबों से भरी अलमारियों को खंगालते हुए राघव ने सोचा कि वह उन्हें अभी निपटने नहीं देगा, बल्कि वह अपने असली उद्देश्य की तलाश में लग गया। अब तक उसे यह महसूस हो चुका था कि उसके पास जो वैद्यराज की यादें थीं, वे पूरी नहीं थीं। असुरा सूत्र बॉडी आर्ट के अलावा बाकी सब कुछ कीमिया से संबंधित था। कोई युद्ध कौशल नहीं था, और उसे अब एक ऐसा युद्ध कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता थी जो उसकी ताकत को बढ़ा सके। राघव ने एक युद्ध कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक एक काले चेहरे वाला व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे पकड़ लिया। मुझे खेद है, इस पुस्तक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। वह व्यक्ति बिना राघव को देखे इस तरह से बात कर रहा था जैसे वह वहां हो ही नहीं। राघव ने अपनी भौहें थोड़ा सिकोड़ी। यह बहुत स्पष्ट था कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन राघव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने एक और अलमारी में रखी किताबों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह एक ताड़ युद्ध कौशल किताब की ओर बढ़ा, वही काले चेहरे वाला व्यक्ति जो काफी समय से किनारे पर खड़ा था, फिर से आकर उसे पकड़ लिया। मुझे खेद है, यह एक तेज और निर्दयी थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसकी बात बीच में ही रुक गई और वह जोर से उछलते हुए पीछे जा गिरा। एक जोरदार और भयंकर थप्पड़ उस काले चेहरे वाले व्यक्ति पर पड़ा, जिससे उसकी बात पूरी तरह से कट गई। थप्पड़ का इतना तीव्र प्रभाव पड़ा कि वह व्यक्ति हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरा और उसके 10 से अधिक दांत वहीं गिर पड़े। मुझे खेद है, इस पुस्तक ने इस युवा स्वामी का ध्यान खींच लिया। काले चेहरे वाला व्यक्ति चेहरे पर अफसोस के साथ बोला, और उसने दिल से माफी मांगी। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे बैटल स्किल पैवेलियन में सुनाई दी। जो लोग युद्ध कौशल की किताबें पढ़ रहे थे, वे झट से अपने मैनुअल नीचे रखकर चौंक पड़े। युद्ध कौशल मंडप में इस तरह की हिंसा करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? अचानक एक कड़क आवाज गूंजी और भीतर से एक काले कपड़े वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था, और जब उसने राघव और काले चेहरे वाले व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में गुस्से का आभास था। उस व्यक्ति का खून और आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक विशाल पर्वत की तरह फूट पड़ी, जिससे आसपास के लोगों पर दबाव बना और सांस लेना मुश्किल हो गया। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। एक शक्तिशाली रक्त संक्षेपण साधक। यह अप्रत्याशित था कि इस स्थान पर एक छिपा हुआ रक्त संघनन साधक मौजूद होगा, लेकिन कुछ और सोचने पर राघव ने महसूस किया कि यह स्थान युद्ध कौशल मंडप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और यहां एक मजबूत व्यक्ति की मौजूदगी से सुरक्षा में कोई कमी नहीं आ सकती थी। बैटल स्किल पैवेलियन के अंदर मार्शल आर्ट का अभ्यास करना मना था। यह एक स्पष्ट नियम था, जिसे तोड़ने का मतलब था गिरफ्तारी और सजा। क्या हुआ यहां? रक्त संघनन साधक गुस्से से चीखा। अगर तुम जानना चाहते हो तो उससे पूछो, राघव ने बिना किसी डर के कहा और अपना हाथ हवा में फैला दिया। काले चेहरे वाला आदमी गुस्से में था। उसे ही चोट लगी थी, फिर भी उसे उससे क्यों पूछना चाहिए था? वरिष्ठ, वरिष्ठ। इस बीच विकास दूर से दौड़ते हुए आया और रक्त संक्षेपण विशेषज्ञ से बोला, वरिष्ठ, यह यूं था, बादल के चेहरे पर अचानक खुजली हो गई, इसलिए उसने खुद को थप्पड़ मार लिया। कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं था, आप खुद जांच सकते हैं। काले चेहरे वाला आदमी, जिसे बादल कहा जाता था, हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, उसने देखा कि कैलाश दूर से उसे एक महत्वपूर्ण नजर से देख रहा था, और उसने अपने शब्दों को वापस ले लिया। तुम सैवेज मार्क्विस के बेटे हो? रक्त संक्षेपण साधक ने पूछा। हाँ, विकास ने जल्दी से सिर हिलाया। रक्त संक्षेपण साधक ने सिर हिलाया और बादल की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारे चेहरे पर खुजली हो रही थी तो बस खुजलाओ, इसे लेकर इतना बवाल मत करो। अब साफ सफाई कर लो और ऐसी स्थिति दोबारा ना देखूं। कहकर वह मुड़ा और चला गया। यह सब देखकर वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए, और वे यह सोचने लगे कि विकास ने राघव की मदद क्यों की। हाँ, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा क्या? जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। राघव हंसा, जैसे उसे इस घटना की पूरी उम्मीद थी। फिर वह वापस युद्ध कौशल की तलाश में चल पड़ा। घृणास्पद कमीना। राघव को देखकर
जो इस घटना को तुच्छ मान रहा था, बादल इतना क्रोधित हो गया कि उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। एक थप्पड़ ने उसे इस हद तक गुस्से में ला दिया था कि वह अब खुद को संयमित नहीं रख पा रहा था। बादल, इसे सहन करो। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे और राघव पर तुम्हें पीटने का आरोप लगाओगे तो उसे 1 महीने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद वह पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ छोड़ दिया जाएगा। पर अगर तुम अभी इस गुस्से को निगल जाओगे तो कल कैलाश तुम्हें अपना चेहरा वापस पाने में मदद करेगा। तुम्हें इसे सहन करना ही होगा, विकास ने बादल को बताया। बादल ने सिर झुकाकर हां में सिर हिलाया। वह जानता था कि कैलाश राघव से लड़ाई की योजना बना चुका था, लेकिन इतने लंबे समय से राघव को परेशान करने के कारण वह अब इस स्थिति में था कि वह सिर्फ खेल खेल में ही रह चुका था। आज उसकी इस घबराहट के कारण उसे एक जोरदार तमाचा लगा था और अब वह अपनी शिकायत भी नहीं कर सकता था। उसके टूटे हुए दांतों के टुकड़े और खून की जलन उसके पेट में समा गई थी। कुछ लोग बिखरे हुए दांतों को उठाने और खून के धब्बे पोंछने में व्यस्त थे। तभी विकास ने अचानक पूछा, तुम्हारे चेहरे पर सूजन मामूली है, तो ऐसा लगता है कि राघव की ताकत अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है। फिर वह इतने सारे दांत कैसे तोड़ पाया? बाकी लोग भी इस पर हैरान थे। सामान्य रूप से केवल अत्यंत शक्तिशाली बल ही इतने मजबूत दांतों को तोड़ सकता था। कौन जानता है, यह पूरी तरह से हास्यास्पद है, बादल ने उदास होकर कहा। उसे यह नहीं पता था कि राघव ने एक कीमियागर के रूप में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया था। राघव पहले से ही मानव शरीर की संरचना से उतना परिचित था जितना कि अपने हाथों की उंगलियों से। राघव ने इतनी कुशलता से थप्पड़ मारा कि बादल के मसूड़े ढीले हो गए थे और उसके चेहरे के उस हिस्से के दांत गिरने का मौका मिल गया। राघव का हमला बेहद क्रूर था। दांत ऐसी चीज नहीं होते जिन्हें जल्दी से उगाया जा सके, और न ही वे अन्य छोटों की तरह होते हैं जिन्हें दवाओं से ठीक किया जा सके। भविष्य में बादल को शायद अपना चेहरा खाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े। बादल की गलती से सबक लेते हुए बाकी सभी लोग अब बहुत ही सभ्य हो गए और किसी ने भी राघव को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। राघव भी शांति से इन प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त था। यहाँ युद्ध कौशल केवल मंडप में ही पढ़े जा सकते थे और इन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। युद्ध कौशल की 3 श्रेणियां थीं, स्वर्ग, पृथ्वी और नश्वर। इन सभी युद्ध कौशलों का स्थान नश्वर श्रेणी में था और ये सबसे निचले स्तर के थे। हालांकि ये युद्ध कौशल अत्यधिक मूल्यवान खजाने थे और इनकी देखरेख के लिए रक्त संघनन साधक की आवश्यकता थी। यह बात दिखाती थी कि फीनिक्स क्राई साम्राज्य के लिए युद्ध कौशल कितने महत्वपूर्ण थे। यह भले ही एक निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव काफी अच्छा है। राघव ने अपने हाथ में मौजूद युद्ध कौशल को ध्यान से पढ़ते हुए कहा। यह विशेष युद्ध कौशल उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था, क्योंकि वह शरीर के मेरिडियन से बेहद परिचित था और इसका मतलब था कि वह इसे जल्दी ही मास्टर कर सकता था। राघव ने एक बार फिर ध्यान से किताब को पढ़ा। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी और इसका उसे अपनी याददाश्त में काफी मदद मिल रही थी। असल में वह उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां जो कुछ भी वह देखता था उसे वह तुरंत याद कर सकता था। बैल की आत्मा की तकनीक उसे पूरी तरह याद थी। इसे पुनः पढ़ने के बाद उसकी नजर एक और सहायक युद्ध कौशल पर पड़ी, विंड चेजिंग स्टेप्स। यह एक प्रकार की फुटवर्क तकनीक थी। इस तकनीक में आध्यात्मिक ऊर्जा पैरों के चारों ओर केंद्रित विशिष्ट मेरिडियन के एक सेट के माध्यम से प्रवाहित होती थी, जिससे व्यक्ति की गति और विस्फोटकता में जबरदस्त वृद्धि होती थी। चाहे वह लंबी दूरी तय करनी हो या छोटी, यह तकनीक बेहद प्रभावी थी। बहुत बढ़िया, एक और व्यावहारिक तकनीक जिसे मैं उपयोग कर सकता हूं। राघव ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्गों और इसके प्रयोग के सभी विवरणों को ध्यान से याद करने में खुद को व्यस्त कर लिया। इसी समय एक कड़क आवाज आई, समय समाप्त हो गया है, सभी महान उत्तराधिकारी पुस्तकें वापस रखें। अगर किसी ने चुपके से कुछ चुराने की कोशिश की तो मौत भी उसकी सजा नहीं होगी।
रक्त संकुचन साधक फिर से प्रकट हुआ और उसकी कड़ी आवाज सभी के कानों तक पहुंच गई। सभी ने झट से अपनी किताबें वापस रख दी। कुछ लोग जो अभी भी पढ़ना चाहते थे, उन्होंने निराश होकर आह भरी और सिर हिलाया। फीनिक्स क्राय साम्राज्य में युद्ध कौशल को लेकर बहुत सख्त नियम थे। हर महीने उन्हें यहाँ अध्ययन के लिए सिर्फ आधे दिन का समय मिलता था। कई लोगों को एक युद्ध कौशल सीखने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन फिर भी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। राघव ने थोड़ी देर बाद ऊपर देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसे यह नहीं उम्मीद थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। अगर दूसरों को यह पता चलता कि राघव ने केवल 4 घंटे में 2 युद्ध कौशल पूरी तरह से याद कर लिया, तो वे दंग रह जाते। युद्ध कौशल की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे हिस्से होते थे जिन्हें समझना काफी मुश्किल था, खासकर आध्यात्मिक ऊर्जा और इसे विशिष्ट मेरिडियन के आसपास प्रवाहित करने के बारे में। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, वह यह कि उसे पढ़ते समय अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतने जटिल तरीके से स्थानांतरित करना पड़ा था। इंपीरियल कॉलेज से बाहर निकलते हुए राघव ने रघु और अन्य साथियों से विदाई ली और फिर कुणाल के पास जाकर उसे कुछ बातें बताईं। जब कुणाल ने राघव की बातों को सुना तो उसका चेहरा सदमे से फट पड़ा। हालांकि उसने जल्दी से इसे सामान्य बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपे सदमे को वह छिपा नहीं सका। घर लौटते हुए राघव ने देखा कि जिस कमरे में उसने समृद्ध स्टार को संघनित किया था, उसे साफ कर दिया गया था। हालांकि वह अब भी लोगों के रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। फिर भी उसके परिवार के पास कई कमरे थे और एक नया कमरा उसके लिए तैयार किया गया था। राघव सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गया ताकि उसे यह यकीन दिला सके कि वह ठीक है। इस समय में कई घटनाएं हुईं जिन्होंने राघव को परेशान और चिंतित कर दिया था। जब से राघव जागा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वह बदल चुका है और अब वह एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था। हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि राघव ने पहले ही खुद को समायोजित कर लिया था। कुछ समय अपनी मां के साथ बिताने के बाद वह काफी शांत हो गया था। फिर भी उसने कैलाश के साथ तय की गई जिंदगी और मौत की लड़ाई के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। अपनी मां का साथ छोड़कर राघव अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने फिर से समृद्धि गोली का सेवन किया। दूसरी समृद्धि गोली को अवशोषित करने के बाद राघव ने महसूस किया कि उसके पैर के तलवे में स्थित समृद्ध सितारा थोड़ा सा फैल गया था। जैसे जैसे यह फैल रहा था, समृद्ध सितारे की आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता भी बढ़ने लगी थी, बिल्कुल डेंटियन की तरह। हालांकि समृद्ध सितारा अभी भी भ्रूण रूप में था और इसे पूरी तरह से संघनित अवस्था में पहुंचने के लिए कई और समृद्धि गोलियां चाहिए थीं। यही कारण था कि जब राघव ने पहली बार अपनी यादों को खंगाला और असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट के प्रशिक्षण की विधि देखी, तो वह बहुत निराश हो गया था। वर्तमान में उसने 2 समृद्धि गोलियां खा ली थीं, जिनकी कीमत कई 100,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी, लेकिन फिर भी उसका समृद्ध सितारा अभी भी भ्रूण रूप में था। अगर वह चाहता था कि यह पूरी तरह से संघनित अवस्था तक पहुंचे, तो उसे बहुत समय और साधन की आवश्यकता थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि समृद्ध सितारे का एक और स्तर था, जिसके बारे में वह अब तक कुछ भी नहीं जानता था। केवल समृद्ध सितारा ही एक विशाल खाई जैसी चीज थी, जिसे भरने के लिए अनगिनत औषधीय गोलियां चाहिए थीं। फिर भी राघव जानता था कि असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट ही एकमात्र तकनीक है जो उसे इस चुनौती से पार पा सकती थी। अगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका जीवन एक साधारण व्यक्ति जैसा ही रहेगा, जो लगातार दूसरों का शिकार होगा और अपनी पूरी जिंदगी औसत दर्जे का बने रहेगा। इस समृद्धि गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने में उसे लगभग 4 घंटे लगे। अब उसका समृद्ध सितारा थोड़ी और बढ़ी हुई अवस्था में था, जिससे उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिक मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिल रही थी। अब आधी रात हो चुकी थी। राघव चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला और लकड़ी के कमरे में पहुंच गया। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे धीरे बैल की आत्मा में प्रशिक्षण शुरू किया।
राघव पहले से ही अपने मेरिडियन के बारे में पूरी तरह से जानता था, जैसा कि वैद्यराज के ज्ञान से उसे जानकारी मिली थी, और इसलिए यह निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल वह बिना किसी समस्या के तुरंत मास्टर कर सकता था। वह एक भारी पत्थर की चक्की के पास गया जिसका वजन आधे टन से अधिक था और जिसे आमतौर पर चावल पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राघव ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उठा लिया। उठो, उसने जोर से कहा। विशाल पत्थर की चक्की हवा में उठ गई और राघव को महसूस हुआ कि उसकी ताकत अब भी कहीं अधिक है। इन दिनों उसकी ताकत लगभग 750 किलोग्राम तक उठाने के लिए पर्याप्त हो चुकी थी। हालांकि जब विकास ने उसे हराया था तब उसकी ताकत केवल 75 किलोग्राम थी। पहले की तुलना में अब उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी थी। बहुत अच्छा, अगर मैं केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर ध्यान दूं और अन्य कारकों को न लूं, तो मैं शायद आध्यात्मिक ऊर्जा संक्षेपण के 5वें स्वर्गीय चरण के लोगों से मुकाबला कर सकता हूं। राघव कुछ हद तक उत्साहित हुआ और अब असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट में प्रशिक्षण के लिए और भी अधिक उत्सुक था। अब तक उसने सिर्फ एक भ्रूण रूप को संघनित किया था, लेकिन उसकी शक्ति पहले से ही इतनी बढ़ चुकी थी। अगर वह समृद्ध सितारे को पूरी तरह से संघनित कर देता तो उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच सकती थी, यह सोचकर वह और भी उत्साहित हो गया था। कुछ देर तक हिचकिचाते हुए राघव ने अपने परीक्षण को जारी रखने का निर्णय लिया। खुद को तैयार करते हुए उसके पैरों के पास से धीरे धीरे हवा बहने लगी और एक झुलसाने वाली शक्ति उसके पैर से होकर उसके मेरिडियंस के माध्यम से धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में संकेंद्रित होने लगी। बैल की मुट्ठी। राघव की मुट्ठी पत्थर की चक्की पर पड़ी और एक भयंकर धमाके के साथ पत्थर की चक्की हवा में उछल गई और दीवार से टकराकर बुरी तरह से टूट गई। राघव उस शक्तिशाली ऊर्जा को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। शुरुआत में वह बस अपनी शक्ति को थोड़ा सा जांचना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी बड़ी गड़बड़ी कर देगा। कमरे के बाहर से सभी लोग जाग गए और घबराए हुए आवाजें सुनाई देने लगीं। यह महसूस करते हुए कि उसने बड़ा उपद्रव मचा दिया है, राघव तुरंत अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। हालांकि वह इतना उत्साहित था कि नींद नहीं आई। उसका मन खुशी से उछलते हुए जैसे नाचने को तैयार था। असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट, यह साधना तकनीक अब किस स्तर पर पहुंच चुकी है? अगर सभी 9 सितारों को संघनित कर लिया जाए तो किस तरह की शक्ति उत्पन्न होगी? राघव बेहद उत्साहित था और पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। जब सूरज की पहली किरण उसके कमरे को रोशन करने लगी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हे, तुम मेरे शरीर के अंग लेना चाहते हो। यह बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अफसोस कि तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। चेहरा धोने के बाद राघव ने सुना कि नौकर अभी भी उस घटना पर चर्चा कर रहे थे जो कल रात लकड़ी जलाने वाले कमरे में हुई थी। सूरज की पहली किरण को देखते हुए राघव अपने दिल से एक खास विचार को उभरने से रोक नहीं सका। आज का दिन अच्छा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मार्शल एरिना के आसपास पहले से ही काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ तो बस देखने के शौक में थे, जबकि शाही राजधानी के कुछ प्रमुख कुलीन उत्तराधिकारी भी वहां थे। आज राघव और कैलाश के जीवन मृत्यु की लड़ाई का दिन था। हालांकि यहां पर आमतौर पर द्वंद्व युद्ध और अन्य लड़ाइयां होती रहती हैं, जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां अभी भी दुर्लभ होती थीं। इस मौके को और भी दिलचस्प बना रहा था यह तथ्य कि जो 2 महान उत्तराधिकारी लड़ने वाले थे, उनके पास कोई विशेष साधना या प्रशिक्षण आधार नहीं था, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आए थे। इसके अतिरिक्त समीर जुआ हॉल, जो शाही राजधानी का सबसे प्रसिद्ध जुआ घर था, भी एक सार्वजनिक सट्टेबाजी पूल खोलने आया था। कैलाश की जीत पर 2 गुनी संभावना, राघव की जीत पर 10 गुना ज्यादा संभावना। चूंकि जीवन मृत्यु की लड़ाई के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी की अनुमति नहीं थी और दोनों ही उत्तराधिकारी उच्च पदों पर थे, इसलिए इस लड़ाई पर दांव लगाना लोगों के लिए बेहद रोमांचक था। कुछ लोग जो आम तौर पर जुआ नहीं खेलते थे, उन्होंने भी इस पर दांव लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन ज्यादातर ने कैलाश की जीत पर ही दांव लगाया। पिछली बार राघव ने कैलाश को हराया था, लेकिन उस समय कैलाश पूरी तरह से बेखबर था और राघव ने उस मौके का फायदा उठाया था।
ऐसा चमत्कार अब फिर से होने की उम्मीद नहीं थी। केवल कुछ ही लोग थे जो या तो मजाक करना चाहते थे या हताश थे, जिन्होंने राघव पर दांव लगाने का फैसला किया। सट्टा लगाने का स्थान मार्शल अखाड़े से बहुत दूर नहीं था और कैलाश की जीत पर दांव लगाने वाले लोग पूरी तरह से भरे हुए थे, जबकि राघव पर दांव लगाने वाले हिस्से में केवल कुछ ही लोग थे। राघव पर 3 लाख सोने के सिक्के। तभी एक बड़ा और ऊंचा व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने सट्टे के प्रभारी व्यक्ति की ओर एक क्रिस्टल कार्ड फेंका। क्या? यह रकम देखकर संचालक पूरी तरह से चौंक गया। अब तक उसने पूरी सुबह में केवल 10,000 सोने के सिक्के ही इकट्ठे किए थे और यह नई शर्त सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह विशाल व्यक्ति, जो और कोई नहीं बल्कि कुणाल था, राघव ने उसे अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जीत पर लगाने के लिए कहा था। राघव को पहले से ही पता था कि समीर जुआ हॉल सट्टेबाजी पूल खोलेगा और उसने कुणाल से पहले ही कह दिया था कि वह राघव की जीत पर दांव लगाए। चाहे समीर जुआ हॉल को सट्टेबाजी में घाटा हो जाए, वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वह जो भी पैसा कमाता था उसका अधिकांश हिस्सा उसके अपने दावों से आता था और बाहरी दावों से वह बहुत अधिक लाभ नहीं कमा पाता था। सार्वजनिक दांव लगाने का मुख्य उद्देश्य था लोगों को संतुष्ट रखना। अगर उसे नुकसान भी हुआ तो समीर जुआ हॉल की अपार संपत्ति के कारण वह इसे आसानी से झेल सकता था। इन सभी कारणों से राघव ने इस सट्टेबाजी में शामिल होने का फैसला किया। तो क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए राघव THE इमॉर्टल एम्परर, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। दरअसल राघव ने पहले सिर्फ कैलाश के साथ शर्त लगाने का विचार किया था, लेकिन अब समीर जुआ हॉल से शर्त लगाकर वह 10 गुना अधिक लाभ कमा सकता था। राघव कोई बेवकूफ नहीं था और बेशक वह जानता था कि कौन बेहतर है। कल रघु और उसके दोस्तों की मदद से उसने 2 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के जमा कर लिए थे। जब उसने ये कुणाल को सौंपे तो कुणाल ने देखा कि राघव कितने आत्मविश्वासी थे। दांत पीसते हुए उसने राशि बढ़ाकर 3 लाख कर दी। कुणाल का परिवार सचमुच बहुत अमीर नहीं था, मुख्यतः इस वजह से क्योंकि वे बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे और व्यापार को संभालने में उतने अच्छे नहीं थे। योगेश और अन्य लोग अपने परिवार के साथ बेहतर स्थिति में थे। इतना सारा धन इकट्ठा करने के लिए उसने अपने सभी हथियार और कवच तक को अतिरिक्त संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया था। यह सब सिर्फ राघव की जंगली और पागल शर्त के लिए था। कुणाल घबराहट में अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सका। राघव, तुम्हें शांत और स्थिर रहना होगा। तुम्हारे भाई का सारा सामान दांव पर लगा है। कैलाश दोपहर के करीब पहुंचे। उन्होंने जमीन पर हल्का सा धक्का दिया और कई मीटर ऊपर हवा में उछलकर मार्शल एरिना के शीर्ष पर आ गए, जिससे वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हालांकि इस बार तालियां उनके स्वागत के लिए नहीं थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई एक अच्छे शो की शुरुआत देखने के लिए उत्साहित था। कैलाश ने आज साफ सुथरे और आकर्षक वस्त्र पहने थे और उसके मन में गर्व का एक विचार आया। राघव, तुमने जो अपमान किया है उसका 10 गुना तुम्हें वापस किया जाएगा। लेकिन कैलाश के मंच पर आने के काफी समय बाद भी किसी ने राघव को आते हुए नहीं देखा। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद वह डर गया था। जब सभी लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, तो मार्शल एरिना के प्रभारी एक बूढ़े व्यक्ति ने कैलाश से ठंडे स्वर में कहा, आपकी लड़ाई के लिए अपॉइंटमेंट 12:45 है, इसलिए आप लगभग 1 घंटे पहले आ गए हैं। आप या तो मंच पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं या फिर नीचे आकर इंतजार करें। यह सुनकर सभी लोग निराशा में चिल्लाने लगे और पहले जोश से भरे कैलाश भी थोड़े अचंभित हो गए, क्योंकि वह समय देखना भूल गए थे। जो भी हो, मैं बस मंच पर उसका इंतजार करूंगा। वैसे भी वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मरने वाला है। उसका बचा हुआ समय मेरे समय से ज्यादा कीमती है। कैलाश ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए मंच पर क्रॉस लेग करके बैठना शुरू किया, एक विशेषज्ञ की तरह दिखने की कोशिश करते हुए। हालांकि एक विशेषज्ञ जैसा दिखने की उसकी कोशिश कुछ समय में ही अजीब हो गई, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य बहुत तेज था। इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र के ऊपर काले पत्थर की टाइलें लगी थीं और अब तक वह इतनी गर्म हो चुकी थीं कि वह अंडे को भूनने जैसा महसूस हो रहा था।
कैलाश पहले ही बैठ चुका था और अब वह वापस खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उसका अभिनय खराब हो जाता, इसलिए वह बस पीड़ा सह रहा था। कुछ तेज तर्रार लोगों ने देखा कि कैलाश के नितंबों से हल्का सा धुआं निकलने लगा था और कुछ ही समय में यह साफ हो गया, जिससे भीड़ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। यह आदमी बहुत बेवकूफ है। क्या वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है? लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई और उसका पिछला हिस्सा पहले से ही जल रहा है, एक युवती ने हंसी के साथ कहा। दूर दो घूंघट वाली महिलाएं उदासीनता से युद्ध मैदान को देख रही थीं। सच कहूं तो वह एक ढोंगी है, दूसरी युवती ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बहन सीमा, हम यहां पहले से कई दिनों से हैं। आप विवाह समझौते से कब हटने की योजना बना रही हैं? दूसरी ने पूछा। युवती, जिसका नाम पायल था, ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कुछ अजीब तरीके से कहा। वह इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में है और अगर मैं इस समय उसके सामने शादी से अलग होने की बात रखूंगी तो यह बहुत क्रूरता होगी। मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इस मामले में देरी करना कोई समाधान नहीं है। मास्टर ने पहले ही हमें कई बार आग्रह किया है, अगर हम जल्द ही पहाड़ पर वापस नहीं लौटे तो शायद हमें सजा मिलेगी। इसके अलावा बड़ी बहन की प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से ज्यानटियन तक पहुंच जाएंगी और स्वर्गीय दांवोस को छूने में सक्षम होंगी। आप दोनों पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में होंगे। आपके लिए इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है, दूसरी युवती ने आह भरते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस तरह से करना उसके लिए बहुत अनुचित है। चलो बस थोड़ा और देखते हैं। पायल ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में थोड़ी परेशानी झलक रही थी। पायल के झिझकने पर उन्होंने दूर की भीड़ में हलचल देखी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि काले वस्त्र पहने एक युवक, जिसकी भौहें तलवार जैसी थीं और आंखें चमकीली थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर में एक अनोखी आभा थी जो लोगों को गहरी छाप दे रही थी। वह बिल्कुल एक कुएं जैसा लग रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन उसके अंदर की गहराई को कोई भी नहीं देख सकता था। उसका अस्तित्व उन्हें एक रहस्य की तरह लगता था। यहां तक कि पायल और दूसरी युवतियां भी उसे देखकर अपने दिलों में हलचल महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाईं। कुछ दिन पहले जिस राघव को उन्होंने देखा था, उसकी तुलना में यह युवक स्वर्ग और धरती के बीच का अंतर था। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। राघव को आते देख कैलाश उछल पड़ा। उसे अपने नितंबों में भयंकर दर्द महसूस हुआ। राघव को दोषी ठहराते हुए उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह गुस्से से चिल्लाया, राघव, मरने के लिए ऊपर आओ। राघव ने कैलाश की तरफ एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि भीड़ को देखते हुए कुणाल की आंखों में आंखें डालकर इशारा किया। कुणाल ने राघव को हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। राघव ने न केवल कुणाल को देखा, बल्कि उसने योगेश और अन्य लोगों को भी देखा जो जाहिर तौर पर उसका उत्साहवर्धन करने आए थे। राघव ने मार्शल एरिना में जाने से पहले उनकी तरफ मुस्कुराया। कैलाश ने अपना हुनर दिखाने के लिए सारी कोशिशें की थीं, लेकिन राघव ने बस चुपचाप चलने का फैसला किया। कुछ समय के लिए जिन लोगों ने राघव की जीत पर दांव लगाया था, उन सभी को लगा कि उन्होंने जो पैसा दांव पर लगाया था वह हमेशा के लिए खो जाएगा। राघव को आते देख ये दो शब्द कैलाश के दांतों से गुस्से में निकल पड़े। बेवकूफ, तुम्हारी गांड जल गई है ना? राघव ने कैलाश पर व्यंग्य किया। दरअसल वह बहुत पहले ही आ चुका था। वह बस दूर छाया में बैठा था और किसी ने उसे नहीं देखा था। हालांकि उसने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि मंच पर क्या चल रहा था। 12:45 हो गया है। दोनों पक्षों को जीवन और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। यह समय था जब बूढ़े व्यक्ति ने एक दस्तावेज निकाला और राघव ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस बार का मुकाबला पिछली बार से अलग था। अब विजेता के सामने हार मानने का कोई मतलब नहीं था। हारने वाले की जिंदगी और मौत अब पूरी तरह से विजेता के हाथों में थी। कैलाश ने भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, तुम छोटे कमीने, आज मैं तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए सभी अपमान का 100 गुना बदला चुकाऊंगा। अब जबकि जीवन और मृत्यु का अनुबंध हो चुका था, रेफरी की कोई जरूरत नहीं थी।
मौजूदा मार्शल एरिना अब वह मैदान बन गया था जहां वे तय करेंगे कि आज कौन मरेगा। तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए हो, लेकिन तुम मुझे कई बार उकसाने आए हो और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राघव ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हत्या का एक गहरा इरादा झलकने लगा। जब से विकास ने पहली बार कहा था कि वह विक्रम का बेटा नहीं है, तब से कई लोगों ने उसके खिलाफ इस तरह का अपमान करना शुरू कर दिया था। तुम सब भाड़ में जाओ, कैलाश ने उपहास करते हुए कहा, और एक जोरदार गर्जना के साथ उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, जो नग्न आंखों से देखी जा सकती थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पिछली बार कैलाश बहुत बदकिस्मत था। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं की थी और राघव ने उसे हराने के लिए तेजी से हमला किया था। लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी की थी और अपनी सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था। हालांकि यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संकुचन था और इसे शरीर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शरीर के भीतर इसे प्रसारित करने का मतलब था कि किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसे चोट पहुंचाना अब बहुत कठिन था। कैलाश ने अपनी सुरक्षा स्थापित कर ली थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। वह राघव की तरफ बढ़ा और उसके दोनों हाथ अब पंजे की तरह बन गए, जो राघव के कंधों की ओर बढ़ने लगे। यह पंजे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे, जो उन्हें लोहे के नुकीले दांतों से भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। अगर कोई आम व्यक्ति इस पर चोट खाता तो उसके कंधे तुरंत टूट जाते। अच्छा कैलाश, इस कमीने को पूरी तरह से अपंग बना दो। अखाड़े के नीचे से एक व्यक्ति की जोरदार चीख आई, जिसे राघव ने इंपीरियल कॉलेज के भीतर उड़ा दिया था। वह था बादल। बादल ने अपने युवा दिनों में ही अपने आधे दांत खो दिए थे और हड्डियां मजबूत करने वाली दवाइयां उनके परिवार के लिए बहुत महंगी थीं। इस वजह से वह राघव से काफी नफरत करता था और अब उसे यह देखकर खुशी हो रही थी। लेकिन कुणाल, रघु और बाकी सभी लोग बेहद चिंतित हो गए। शुरू से ही राघव ने कोई भी साधना या तैयारी नहीं दिखाई थी, जिससे उनके दिलों में कुछ पल के लिए भय समा गया। राघव ने कैलाश की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। उसका पूरा शरीर एक छाया में बदल गया और वह कैलाश की तरफ बढ़ने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे सब लोग चौंक गए। किसी को भी यह ध्यान नहीं गया कि कब और कैसे, लेकिन अचानक राघव कैलाश के सामने एक राक्षस की तरह प्रकट हो गया था। यह उसकी विशेष विंड चेजिंग स्टेप्स तकनीक का परिणाम था, जिसने उसकी गति को तीव्रतम बना दिया था। इस तकनीक से उसे नजदीकी सीमा में भी अपनी गति बढ़ाने का पूरा लाभ मिला और विस्फोटकता ऐसी चीज थी जिसे टाला जाना असंभव था। कैलाश के पंजे किसी भी चीज पर नहीं लगे, जबकि राघव के पैर ने उसे इतनी ताकत से मारा कि उसका शरीर हवा में उछल गया। धमाके की आवाज के बाद कैलाश की पतलून से एक छोटी सी गेंद फेंकी गई, जो भीड़ की ओर उड़ती चली गई। बादल अभी भी कल्पना कर रहा था कि कैलाश राघव को परेशान कर रहा है और उसे जीवन से भी बदतर स्थिति में डाल देगा। लेकिन जो कुछ हुआ, उसने उसके इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह हक्का बक्का रह गया। वह पूरी तरह से अनजान था कि अब एक छोटी सी अंगूर के आकार की चीज उसके मुंह की ओर आ रही थी। जब तक उसने इस पर ध्यान दिया, तब तक वह चीज उसके मुंह में घुस चुकी थी। वह कुछ भी प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले ही वह फिसलन वाली चीज उसके गले के नीचे उतर गई और अपने साथ एक अजीब सी दुर्गंध छोड़ गई। आह! बादल ने तुरंत अपनी उंगली से अपने गले को दबाना शुरू किया, जिससे उसे उल्टी होने लगी। थोड़ी देर बाद उल्टी के रूप में वही छोटी सी गेंद बाहर निकल आई। जब विकास और उसके साथ खड़े बाकी लोग ने उस गेंद को देखा, तो उनकी भी उल्टी आने लगी और वे तेजी से उस स्थान से भाग खड़े हुए। आह! मार्शल एरिना में कैलाश अपनी जांघों को मजबूती से पकड़कर खड़ा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और अगर उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थापित नहीं किया होता, तो वह दर्द के कारण बेहोश हो चुका होता। एक पल के लिए पूरा दर्शक वर्ग एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें अब स्टेज पर खड़े कैलाश से लेकर जमीन पर पड़ी उस गेंद की ओर घूम गईं और उनके चेहरे पर विचित्र हाव भाव उभरने लगे। यह तुम्हारे लिए अच्छा है, अब तुम बिना झुके और लड़खड़ाए चल सकोगे, राघव ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम? कैलाश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा।
मानो उसे चिथड़े चिथड़े कर देना चाहता हो। उसकी आखिरी पारिवारिक धरोहर उससे छीन ली गई थी और अब वह वस्तु बादल के पेट में जा चुकी थी। इतनी जंग खा चुकी थी कि उसे इकट्ठा कर भी वह इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता था। एक को तो एक जंगली कुत्ता ले गया और दूसरा अब बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। कैलाश अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो प्रजनन के लिए अयोग्य था। तू साला जा मर, पत्थर कुचलने वाली मुट्ठी। कैलाश पागलों की तरह चीखते हुए दहाड़ने लगा। दर्द के मारे वह बेतहाशा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाने लगा ताकि निचले शरीर से आ रहे दर्द को रोक सके। उसकी मुट्ठी राघव की ओर बढ़ी और हवा में सीटी बजाती हुई गुजरी। आध्यात्मिक ऊर्जा के संकेंद्रण से तीसरे स्वर्ग के साधना चरण की पूरी ताकत बाहर निकल आई। अब वह पूरी तरह से पागल हो चुका था और विकास के दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से भूल चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, राघव को नष्ट कर देना। कैलाश की इस मानसिक स्थिति को देख राघव की आंखों में ठंडी सी हत्या की मंशा थी। वह भी दहाड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान को गूंजने वाली भयंकर गड़गड़ाहट हो। उसका शोर आसपास के लोगों के कानों को झकझोर रहा था। एक अमूर्त आभा ने राघव को चारों ओर से घेर लिया। बिना एक कदम पीछे हटे उसने भी अपनी मुट्ठी से हमला किया। बैल की आत्मा! विस्फोट के बाद हड्डियां टूटने की आवाज आई। कैलाश ने एक दर्दनाक चीख मारी और उसका खून चारों ओर बहने लगा। लोग चौंक गए, डर गए कि कैलाश का एक हाथ पूरी तरह से कुचला जा चुका था। राघव अपनी मुक्का मारने की मुद्रा में अब भी आराम से खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, पूरी तरह से उदासीन। उसकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा था जो लोगों के दिलों में डर और भय समेटे हुए था। वर्तमान राघव एक खून ठंडे मौत के देवता की तरह लग रहा था और उसकी उपस्थिति ने हर किसी को कांपने पर मजबूर कर दिया। पूरी भीड़ में एक गहरा सन्नाटा था। जो ताकत उसने अभी अभी प्रदर्शित की थी उससे विकास को भी डर लगने लगा था, जो इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा के संकेंद्रण के 7वें स्वर्ग चरण पर था। यह कैसे संभव है? वह युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता है। क्या उसकी खेती करना असंभव नहीं था? आखिर क्या हो रहा है? उसकी अभिव्यक्ति तो भयानक है। लोग अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पा रहे थे। जो लोग पहले राघव का मजाक उड़ा रहे थे वे अब डर से भर गए थे। कैलाश को मार्शल एरिना में पड़ा देख ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी छवि को देख रहे हों। उनके शरीर में एक कंपी दौड़ रही थी। उनकी आत्मा कांप रही थी। यहां तक कि राघव खुद भी कुछ हद तक हैरान था। ऐसा लग रहा था कि उसने असुरा सूत्र बॉडी आर्ट की शक्ति को कम करके आंका था। अन्यथा अगर यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह इतनी भयानक ताकत प्रदर्शित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ते हुए राघव के हर कदम की आवाज जोरदार और स्पष्ट थी। उसकी आवाज मानो किसी हत्यारे की धमकी हो और हर कदम लोगों के दिलों पर दबाव डाल रहा था। अब तक कैलाश का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह आतंक ने ले ली थी। कांपते हुए वह हकलाते हुए बोला, मत मत आना। कैलाश भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन भय और डर से उसका शरीर अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगा पा रहा था। राघव जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था अब एक बुरे सपने की तरह था जिससे वह भागने की कोशिश कर रहा था मगर भाग नहीं सकता था। मुझे मत मारो, ये सब विकास के आदेशों के कारण था, कैलाश ने कांपते हुए विनती की। मंच के नीचे विकास का चेहरा काले बादलों की तरह बदल चुका था और उसने गुस्से से चिल्लाया, कैलाश तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। तुमने हमें राघव को संभालने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि उसके बाद हमें कुछ फायदा मिलेगा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैलाश ने शोर मचाते हुए विकास की ओर इशारा किया। उसकी आवाज पागलपन में ढल चुकी थी। मौत के सामने वह कुछ भी भूल चुका था। कैलाश तुम सचमुच अपनी मौत को बुला रहे हो? विकास का चेहरा राख जैसा हो गया और उसकी आंखों में गुस्से का खून उतर आया। विकास तुम कमीने, तुमने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कैलाश ने राघव की ओर देखते हुए कहा, विकास असल में एक कुत्ते से भी कम है। राघव को अचानक हवा में ठंडक महसूस हुई जो हमले का संकेत दे रही थी। मौत की हवा का एहसास होते ही राघव बिना कोई विचार किए तुरंत पीछे हट गया। हालांकि राघव के पीछे हटने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ था।
लेकिन जब राघव ने फिर से कैलाश की ओर देखा तो पाया कि कैलाश की आंखें अब पूरी तरह से खो चुकी थीं और वह अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। राघव के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। भीड़ की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि एक शंकु आकार की बांस की टोपी पहने व्यक्ति तेजी से भाग रहा था। कुछ ही कदमों के बाद वह भीड़ में गायब हो गया। यह अप्रत्याशित घटना देखकर भीड़ में कोलाहल मच गया। जाहिर था उस रहस्यमयी व्यक्ति ने ही कैलाश को मार डाला था। राघव जीत गया। थोड़ी देर के बाद मार्शल अखाड़े के पर्यवेक्षक ने अंततः परिणाम की घोषणा की। हालांकि कैलाश को राघव ने नहीं मारा था, लेकिन राघव ने पहले ही उसे हराया था। अगर वह चाहता तो कैलाश को मारना उसके लिए बहुत आसान होता। इसलिए अंत में यह घोषणा की गई कि राघव की जीत हुई। राघव की जीत के बाद बहुत से लोग अफसोस जता रहे थे, क्योंकि अब उनके पास अपनी शर्तें वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। जो लोग राघव पर दांव लगाए थे वे खुशी से चिल्लाने लगे। रघु और बाकी लोग विशेष रूप से उत्साहित थे। मार्शल एरिना में लेटे हुए कैलाश पर फिर से किसी का ध्यान नहीं गया। आयोजकों ने कैलाश के परिवार को सूचना दी और वे शव लेने आए। शाही राजधानी के नियमों के अनुसार किसी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई को गुप्त रूप से बदला नहीं जा सकता था। कैलाश एक निम्न कुलीन था और उसकी मृत्यु पर कोई खास असर नहीं होने वाला था। राघव मंच से नीचे उतरा और रघु तथा बाकी लोगों ने उसका वीरता से स्वागत किया। कुणाल ने उसे गले से लगा लिया। तुम बदमाश, तुम इतने ताकतवर कब हो गए? और तुमने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। तुम्हें देखकर तो दिल ही उछल पड़ा। कुणाल बड़बड़ाते हुए बोला। राघव, नहीं रुको, बड़े राघव, भविष्य में हम सभी तुम्हारे साथ उलझेंगे। तुम हमें अपने लिए कवर करना होगा। योगेश और बाकी लोग चमकती आंखों के साथ बोले। राघव हंसी में लहराते हुए बोला, बिल्कुल, चलो फिर सट्टेबाजी वाले स्थान पर चलते हैं। अनगिनत प्रशंसा भरी निगाहों और सभी की जयकार के बीच राघव ने 3 मिलियन स्वर्ण सिक्कों का पुरस्कार प्राप्त किया। जब वह 3 मिलियन सोने के सिक्कों वाला क्रिस्टल कार्ड हाथ में पकड़े हुए खड़ा था, तब वह कैलाश को हराने से भी ज्यादा खुश था। राघव जानता था कि कैलाश कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कुत्ता था। लेकिन मरने से पहले कैलाश के कहे शब्दों ने राघव को थोड़ा सतर्क कर दिया था। पहले तो उसे लगा था कि यह सब उसके माता पिता की पुरानी दुश्मनी का परिणाम था, लेकिन कैलाश के शब्दों से यह साफ हो गया कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना वह सोच रहा था। शायद कैलाश सिर्फ एक मोहरा था, कोई और इसके पीछे था। वह सिर्फ एक बेवकूफ किशोर था और उसका परिवार अब पूरी तरह से गरीब हो चुका था। इसके बावजूद अगर कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो यह शायद उसके पिता के कारण था, जो बर्बर सीमा की सुरक्षा में फंसे हुए थे। यह बहुत जटिल लगता है, राघव ने सोचा। फिर भी हाथ में 3 मिलियन सोने के सिक्कों को देखकर उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। क्या यह वही आत्मविश्वास था जो अमीर बनने से आता है? भरी हुई भीड़ के बीच से चलते हुए राघव ने एक चाय घर ढूंढा और सभी दोस्तों को बुलाया कि वे जो चाहे खाएं, और उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए। हालांकि जो पैसा वह जीता था वही उसके पास रहा। राघव ने अपने दोस्तों से एक वादा किया जिससे वे और भी खुश हो गए। वह उनके भविष्य के साधना का पूरा ध्यान रखेगा। यह सुनकर रघु और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। वे सब खेती के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अगर कोई और ऐसा वादा करता तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन राघव, जो अब तक उनके जैसा ही था, अब कैलाश को इतनी जल्दी हराने में सफल हो चुका था, तो वे उस पर क्यों विश्वास नहीं करेंगे? राघव का यह वादा सुनकर सभी बेहद खुश हुए। हालांकि राघव ने उनसे इसे गुप्त रखने की गुजारिश की और सभी ने घबराए हुए सिर हिला दिए। उनका भविष्य का साधना उनकी जिंदगी जितना महत्वपूर्ण था और राघव के शब्दों की गंभीरता को देखकर उन्होंने इसे हल्के में लेना सही नहीं समझा। योगेश और बाकी लोग जाने के बाद राघव ने कुणाल के साथ कुछ देर बात करने का फैसला किया। कुणाल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी योग्यता अन्य महान उत्तराधिकारियों से कहीं अधिक थी। वह पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के 8वें स्वर्ग चरण में था और किसी भी समय 9वें स्वर्ग चरण में प्रवेश कर सकता था। 20 साल से पहले रक्त संघनन में प्रवेश करना उसके लिए मुश्किल नहीं था।
पिछले 2 मामलों में कुणाल के प्रदर्शन ने राघव को यह भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकता है। कुणाल की साधना के वर्तमान स्तर के बारे में पूछने के बाद राघव ने उसे छोड़ा और सीधे कीमियागर संघ की ओर बढ़ गया। कीमियागर संघ शाही राजधानी के दक्षिणी हिस्से में स्थित था। यह शाही राजधानी का सबसे पवित्र हिस्सा था, जहां शाही परिवार के सदस्य भी संघ के सदस्यों के सामने असभ्य होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि कीमियागर संघ पूरी दुनिया में फैला हुआ था और शाही राजधानी में स्थित संघ सिर्फ उसकी एक शाखा थी। इस बार राघव को एक कीमियागर की आधिकारिक पहचान की आवश्यकता थी। उस दर्जे का होना भविष्य में उसके लिए सभी दरवाजे खोल देगा। कीमियागर एक अत्यंत दुर्लभ पेशा था। इस पहचान के साथ राघव की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रह सकती थी। अब फेनिक्स क्राई साम्राज्य को भी उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह थी कि राघव अब कीमियागर गिल्ड की दुर्लभ सामग्री खरीदने में विशेष प्राथमिकता प्राप्त कर सकता था, जिससे वह अपनी जेब में अधिक से अधिक धन बचा सकता था। यह उसे बेहतर कीमतों पर सौदे करने की अनुमति देता था, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति में और भी सुधार हो सकता था। हालांकि कीमियागर संघ ने शाही राजधानी के केवल कुछ एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, मगर संघ की इमारत हवा में दर्जनों मीटर ऊंची थी, जो उसकी भव्यता और महत्व को और भी बढ़ा देती थी। लोगों के बीच इसका आदर भी बहुत था। जैसे ही राघव लॉबी में दाखिल हुआ, 2 नौकरानियां उसका स्वागत करने आईं। वे चौंकीं जब उन्होंने सुना कि वह कीमियागर की परीक्षा देने आया था। राघव की उम्र 15 या 16 साल के आसपास थी और उसकी साधना का स्तर अभी तक ज्यादा उन्नत नहीं था। फिर भी दोनों नौकरानियां उसे शोधन कक्ष में ले आईं। शोधन कक्ष में पहले से ही दर्जनों लोग मौजूद थे और वे अपने पिल फ्लेम को प्रेरित कर रहे थे, जो दवाओं को परिष्कृत करने जैसा प्रतीत हो रहा था। हाँ, तुम यहां क्यों हो? जैसे ही राघव अंदर दाखिल हुआ, एक बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। राघव ने उस व्यक्ति को देखा और उसके मन में गुस्से का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसके घावों का इलाज किया था। यह व्यक्ति जानता था कि उसकी चोट इतनी गंभीर नहीं थी, फिर भी उसने इस बहाने से राघव की मां को धोखा देते हुए उसके गहने बेचने के लिए मजबूर किया था। मैं यहां कीमियागर की परीक्षा देने आया हूं। राघव ने अपने दिल में गुस्से को शांत किया और फिर सोचा कि वह इस बूढ़े व्यक्ति से इसका हिसाब बाद में लेगा। कीमियागर परीक्षा? बूढ़े व्यक्ति ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है तुम्हारे घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। वापस जाओ, पहले ठीक करवाओ उन्हें। राघव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए दृढ़ता से कहा, मैं वास्तव में कीमियागर की परीक्षा देने आया हूं। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया। मेरे पास छोटे बच्चों पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। जल्दी करो और इसे बाहर भेज दो, नहीं तो मैं गार्ड को बुलाऊंगा। राघव का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। उसने बूढ़े आदमी को घूरते हुए तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हारे कान अब तक बहरे नहीं हुए हैं तो मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं। मैं कीमियागर की परीक्षा देने आया हूं। राघव की आवाज में इतना जोर था कि उसकी चीख की गूंज पूरे कीमियागर संघ में फैल गई। कौन है जो इतना शोर मचाए हुए है? तभी एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति नाराज होते हुए वहां आया। राघव ने जब उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। राघव ने उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया और सिर्फ राघव ही नहीं, शाही राजधानी में बहुत कम लोग थे जो उसे पहचानने में चूक सकते थे। वह कोई और नहीं बल्कि कीमियागर संघ के अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर संजय था। वरिष्ठ संजय, ये बदमाश अचानक से परेशानी खड़ी करने के लिए दौड़ पड़ा। मैं इसे बाहर निकालने ही वाला था, बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपनी बात समझाते हुए कहा जब उसने ग्रैंड मास्टर संजय को देखा। राघव ने अपनी आंखें घुमाईं, फिर एक कृतज्ञता भरे भाव से संजय से कहा, क्या आप ही ग्रैंड मास्टर संजय हैं? बहुत अच्छा। राघव आपके सामने आकर धन्यवाद अदा करता है क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। शुरुआत में संजय के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन राघव की बातें सुनकर वह अपना आपा खो बैठा और उसने पूछा, बच्चे, क्या तुम मुझे किसी और रूप में पहचान रहे हो? गलत पहचान? बिल्कुल नहीं, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला,
आपके कारण ही तो मेरी माँ ने आपके पास से टाइगर बोन पिल खरीदी थी, जिनके बदले कई हजार सोने के सिक्के दिए थे। उसी की मदद से मैं अपने घावों से ठीक हो पाया। सच कहूं तो यह बच्चा इस बुरे समय में भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। राघव की बात सुनते ही बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तुरंत बदल गया और संजय का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, चिरंजीव, यह क्या हो रहा है? वरिष्ठ अध्यक्ष, इस बच्चे की बकवास मत सुनो। चिरंजीव ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। हाँ, तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? राघव ने ठंडी मुस्कान दी। क्या आपको यह लगता है कि हम कीमियागर संघ के लोग इतने अच्छे होते हैं कि हमारे अच्छे कामों का नाम तक नहीं होता? अगर आप मेरी मां को खराब ग्रेड की टाइगर बोन पिल बेचने की सच्चाई से नहीं भागना चाहते तो इसे साबित करना होगा। चिरंजीव, जो कीमियागर संघ का एक वरिष्ठ सदस्य था, राघव की बातों से परेशान हो रहा था, लेकिन राघव ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसने उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चिरंजीव को सच में यह लगता था कि शर्मा परिवार के पैसे को धोखा देना इतना आसान था? चिरंजीव ने ग्रैंड मास्टर संजय से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वह उतना प्रतिभाशाली नहीं था। कुछ दशकों तक संजय की देखरेख में काम करने के बाद संजय को उस पर दया आ गई और उसने उसे कीमियागर संघ में कुछ मामूली कामों के लिए एक परिचर बना दिया। कभी कभी जब कोई बेकार गोली बनाई जाती तो उसे चिरंजीव के पास भेज दिया जाता, लेकिन वह कभी भी उसे बाजार में बेचने की अनुमति नहीं देता था। ये पेशे के ईमानदार आचार व्यवहार से जुड़ा हुआ था। अगर यह खबर फैल जाती कि संजय ने एक बेकार गोली बेची है तो उसकी इज्जत और सम्मान पर धब्बा लगता। संजय ने एक लंबी आह भरते हुए चिरंजीव से कहा, तुमने दशकों तक मेरा पीछा किया है, तो अब तुम मेरे चरित्र को समझ चुके हो। तुम जाओ और फिर कभी वापस मत आना। चिरंजीव का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट और अनिच्छा के संकेत थे। उसने घबराते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं जाओ। संजय ने एक ठंडी और नीरस आवाज में कहा, जैसे उसने चिरंजीव को पहले ही अपनी नजरों में खत्म कर दिया हो। चिरंजीव का पूरा शरीर जैसे शून्य में गिर गया। वह सन्नाटे में चुपचाप खड़ा था। संजय की यह घोषणा चिरंजीव को कीमियागर संघ से निष्कासित करने के बराबर थी। एक बहुत ही उच्च पद पर रहने वाला सेवक एक पल में पूरी तरह से नीरस और अपमानित हो गया। उसकी उम्र जैसे कई दशक बढ़ गई हो। चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं बची थी। तुमसे बात कर रहा हूं, दिखावा बंद करो। तुमने इस गिल्ड के बाहर सालों तक लोगों को धोखा दिया है। अब तुमने इतना पैसा कमा लिया है कि मरने से पहले उसे खर्च नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम दया की भीख क्यों मांग रहे हो? राघव ने तिरस्कार से कहा। कीमियागर संघ का यह बूढ़ा आदमी कई राजघरानों के बेहद करीब हो गया था और उसने कई सालों तक अपने फायदे के लिए काम किया था। राघव को उसकी मनहगी और झूठी मुस्कान देखकर घृणा महसूस हुई। चिरंजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में कटु आक्रोश था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस धीरे से अपना सिर झुकाया और बाहर चला गया। चिरंजीव को जाते देख संजय ने अपना सिर झुकाया और फिर राघव की ओर मुड़ते हुए कहा, धन्यवाद नौजवान, अन्यथा यह बूढ़ा आदमी अभी भी अंधेरे में ही रहता। वह वही था जिसने मेरी मां को धोखा देकर हमारे पैसे में से एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। मैं यहां बदला लेने के लिए आया था, इसलिए इसे कोई भी धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, राघव ने हंसते हुए कहा। ग्रैंड मास्टर संजय ने राघव की बातों को सुना और फिर उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बुरा नहीं है। तुम सीधे दिल वाले हो, तुम्हारे इरादे साफ हैं। ये जीवन धोखेबाजों के लिए नहीं है। तुम जैसा सच्चा इंसान ही इसमें सही रहता है। हाँ, मेरी इरादों और तरीकों को क्या छुपा सकते हैं? जब यह छुपाना नामुमकिन है तो मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूं, राघव ने खुलकर अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। ग्रैंड मास्टर संजय खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। अपनी उम्र के अंतिम सालों में सब लोग उनके साथ बड़े आदर से पेश आते थे। यह पहली बार था जब कोई उनसे इस तरह मजाकिया अंदाज में बात कर रहा था और इसने उन्हें एक नए अनुभव का स्वाद दिया। छोटे दोस्त, क्या तुम यहां सिर्फ शिकायत करने नहीं आए हो? संजय ने शरारत से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं यहां कीमियागर संघ की परीक्षा देने आया हूं, राघव ने दृढ़ता से कहा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
उसकी उंगलियों से एक छोटी सी लौ निकलने लगी। ग्रैंड मास्टर पर गहरी छाप छोड़ने के लिए राघव का हाथ थोड़ी देर के लिए कांपा और लौ जंगली बंदर की तरह इधर उधर क्यूट तरीके से उछलने लगी। इतना बुरा नहीं है, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में जब उसने लौ देखी थी तो संजय ने सिर हिलाकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन राघव की अगले कदम ने उसे निश्चित रूप से कुछ हद तक प्रभावित किया। लौ को नियंत्रित करने की क्षमता सीधे तौर पर व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती थी। राघव की यह अद्वितीय क्षमता, जिससे वह लौ को इतनी जीवंत और सजीव तरीके से नियंत्रित कर रहा था, यह साबित करती थी कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। हालांकि राघव खुद नहीं जानता था, लेकिन अगर वह अपनी यादों से गुप्त कलाओं को बाहर लाता तो वह इस ग्रैंड मास्टर को पूरी तरह से भयभीत कर सकता था। बहुत अच्छा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य व्यक्ति से कम दोगुनी है। इसका मतलब है कि तुम गोली शोधन में अच्छे हो सकते हो, संजय ने सिर हिलाते हुए कहा। संजय की यह बात सुनकर राघव को थोड़ा आराम मिला। उसकी छिपी हुई ताकत अभी तक सुरक्षित थी और यह अच्छा था कि वह इसे अधिक न दिखाए। आओ, मैं तुम्हें परीक्षा के लिए ले चलता हूं, संजय ने कहा। ग्रैंड मास्टर संजय और राघव को जाते हुए देख हॉल में गोलियों से काम कर रहे लोग दंग रह गए। क्या उससे पहले मूल्यांकन की जरूरत नहीं पड़ी? यह कैसे हो सकता है? क्या वह संजय का रिश्तेदार है? बकवास, वह कोई रिश्तेदार नहीं है। वह तो वही बच्चा है जो शाही राजधानी का मशहूर कचरा राघव है। हॉल में 10 से ज्यादा लोग कीमियागर परीक्षा देने के लिए वहां उपस्थित थे, लेकिन परंपरा के अनुसार उन्हें पहले यह साबित करना पड़ता था कि वे एक निश्चित योग्यता हासिल कर चुके थे। इसके लिए उन्हें पहले एक हर्बल दवा परिष्कृत करनी होती थी, लेकिन राघव ने यह प्रक्रिया छोड़ दी, जिससे बाकी लोग नाराज हो गए। हालांकि उन्हें किसी भी विरोध का साहस नहीं था, क्योंकि यह कीमियागर संघ था, एक सर्वोच्च अस्तित्व। वे बस अपना गुस्सा पेट में दबा कर रह गए। कीमियागर संघ के एक अंधेरे कमरे में संजय ने राघव की ओर इशारा किया और एक पानी के क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर अपनी लौ का उपयोग करो। राघव ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और एक लौ को संघनित किया, फिर उसे पानी के क्रिस्टल के ऊपर रख दिया। जैसे ही लौ ने पानी के क्रिस्टल को छुआ, उस पर कई रेखाएं उभर आईं। संजय ने धीरे से कहा, तुम्हारी पिल फ्लेम अभी निम्न हुआंग श्रेणी तक पहुंची है, जो मुश्किल से मानक को पूरा कर रही है। पिल फ्लेम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, तियान, डी, जुआन और हुआंग, और हर श्रेणी में 3 रैंक होते थे। राघव की पिल फ्लेम सिर्फ उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विकसित हुई थी और न कि किसी जानवर या स्वर्गीय शक्ति से, इसीलिए निम्न हुआंग में होना कुछ खास नहीं था। इसके बाद संजय राघव को एक उथले पानी के कुंड के पास ले गए। कुंड में पानी सिर्फ आधा फीट गहरा था और उसका तल चमचमाते मोतियों से ढका हुआ था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करो और देखो, क्या तुम इन मोतियों को ऊपर तैरने में सक्षम हो? संजय का निर्देश सुनकर राघव ने मोती पर ध्यान लगाया। यह पानी का तालाब असली पानी का नहीं था, बल्कि यह एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक पारा था। राघव ने ध्यान से इसे छुआ और तुरंत महसूस किया कि यह पानी उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह बिना छुए किसी वस्तु को हिला सके, लेकिन इस पानी ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। संजय की बातों ने राघव को कुछ राहत दी, क्योंकि उसे लगा कि वह अब पूरी तरह से लाचार नहीं था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैलाते हुए उसने देखा कि 1 दर्जन से अधिक मोती उसकी शक्ति से प्रभावित होकर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। लेकिन अचानक राघव ने देखा कि संजय का चेहरा एकदम हैरान था। संजय की आंखों में चौंकने का भाव था और राघव को लगा कि अब उसकी असली ताकत बेनकाब हो जाएगी। फिर उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वापस खींच लिया, अपने चेहरे को पीला कर लिया जैसे वह गिरने वाला हो, और नाटकीय रूप से अभिनय किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई है। ग्रैंड मास्टर, मैं किस रैंक में गिना जाता हूं? राघव ने थककर पूछा। जुआन क्लास, संजय ने धीमे से कहा, जैसे उसे राघव की वर्तमान स्थिति पर ध्यान ही नहीं था।
कुछ देर बाद संजय ने देखा कि राघव सच में कमजोर हो गया था और जमीन पर गिर पड़ा था। राघव का अभिनय इतना अच्छा था कि अगर उसकी अभिनय क्षमता को रेटिंग दी जाती तो उसे अभिनय का देवता कहा जाता। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह से थकी हुई और निस्तेज लग रही थीं, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा हो जिसने बहुत अधिक परिश्रम किया हो। बहुत अच्छा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति असाधारण रूप से मजबूत है। तुम्हारी प्रतिभा जरूर तराशने योग्य है। मुझे इस बार एक अच्छा पौधा मिला है, संजय मुस्कुराते हुए बोले। यह सुनकर राघव की आंखें चमक उठीं। ग्रैंड मास्टर संजय, मैं पिल के दांव का अध्ययन करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए आपका आधिकारिक शिष्य बनना संभव है? संजय ने सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता। ध्यान से प्रशिक्षण लो और बाद में मैं तुम्हारे लिए एक अवसर जरूर लाऊंगा जो तुम्हें गोली पथ के शिखर पर पहुंचा देगा। संजय का यह जवाब सुनकर राघव थोड़ी झिझक के साथ हंसा और कहा, असल में मुख्य बात तो यह है कि मुझे एक उच्च प्रतिष्ठा चाहिए ताकि बाहर जाते समय कोई मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत न कर सके। संजय ने उसकी बातों पर मुस्कुराने से पहले उसकी आंखों में गहरी निगाह डाली। राघव जैसा सीधा और सरल लड़का उसे बहुत समय बाद मिला था और वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पर हंसे या शर्माए। फिर भी राघव की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति ने उसे उसके बारे में अच्छा विचार बनाने के लिए प्रेरित किया। चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हें एक पिल अप्रेंटिस पहचान पत्र दूंगा, फिर कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा, संजय हंसते हुए बोले। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति कीमियागर संघ में शामिल होना चाहता है तो उसे पहले औषधीय विशेषज्ञ बनने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी और फिर एक और साल इंतजार करके पिल अप्रेंटिस बनने की योग्यता हासिल करनी पड़ती थी। औषधीय विशेषज्ञ एक प्रवेश स्तर की रैंक थी, लेकिन फिर भी यह अनगिनत लोगों की आंखों में जलन और ईर्ष्या पैदा कर देती थी। वहीं पिल अप्रेंटिस रैंक कीमियागर की असली दुनिया में कदम रखने की शुरुआत थी। तुम्हारी वर्तमान गोली ज्वाला और आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए तुम अभी गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो, लेकिन एक साल के भीतर तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मैं बस तुम्हें थोड़ा जल्दी यह अवसर दे रहा हूं, संजय मुस्कुराते हुए बोले। राघव अत्यंत आभारी था। तकनीकी और कौशल के मामले में वह किसी को भी पीछे छोड़ सकता था, लेकिन संजय निश्चित रूप से एक ऐसे वरिष्ठ थे जिनका सम्मान किया जाता था। ग्रैंडमास्टर संजय ने व्यक्तिगत रूप से राघव के लिए पिल अप्रेंटिस पहचान पत्र तैयार किया और साथ ही उसे औषधीय कढ़ाई और पिल रोब का एक सेट भी दिया। पिल रोब बहुत ही शानदार था और इसके पेट पर एक कढ़ाई हुआ पिल स्टार था, जो पिल अप्रेंटिस का प्रतीक था। औषधीय कढ़ाई अग्नितांबे और शुद्ध सोने से बनी थी और इसकी डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। यह उस पुराने कढ़ाई से कहीं बेहतर थी जो राघव ने पहले खरीदी थी। इन दो चीजों के अलावा राघव को जो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ वह था संजय द्वारा उसे दिया गया एक स्थानिक अंगूठी। यह अंगूठी एक चमत्कारी वस्तु थी। जब भी आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अंगूठी में भेजते तो उसमें एक आंतरिक स्थान खुल जाता, जहां आप किसी भी वस्तु को स्टोर कर सकते थे। जहां तक इसके मूल्य की बात है, यह एक असाधारण वस्तु थी जिसकी कीमत सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों के बराबर थी। इससे पहले राघव ने कभी इसके बारे में सपना भी नहीं देखा था। अंगूठी में अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजते हुए उसने पाया कि भीतर का स्थान 3 मीटर चौड़ा था, जिससे वह अत्यंत आभारी हो गया। ग्रैंड मास्टर संजय की सलाह के तहत राघव ने अपनी पहचान प्लेट का उपयोग करके औषधीय सामग्री आदि कीमत पर खरीदी। साथ ही वह वरिष्ठ पीढ़ी के गोली शोधन अनुभवों का निःशुल्क अध्ययन भी कर सकता था। राघव को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सामान्य मुर्गी से फिनिक्स बन गया हो। कीमियागर संघ से उसने समृद्ध गोली की औषधीय सामग्री और कुछ अन्य जड़ी बूटियां खरीदी। जब राघव ने कीमियागर संघ छोड़ा तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन चुका था। पहले वह बेकार था, लेकिन अब वह लाखों की संपत्ति का मालिक था। यहां तक कि उसकी पीठ भी पूरी तरह से सीधी हो गई थी।
और भविष्य में वह दूसरों को नीची नजर से देख सकता था। यह विशाल संपत्ति जमा करने के बाद वह घर लौटा। जैसे ही वह घर के अंदर आया, संध्या उसे देखने के लिए इंतजार कर रही थी। जैसे ही संध्या ने राघव को देखा, वह सीधे उसे उसके कमरे में ले गई। जैसे ही राघव कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें चौंधियां गईं। उसका दिल निराशा से धड़कने लगा, क्योंकि कुछ ऐसा था जो उसे पहले से ज्यादा परेशान करने वाला महसूस हुआ था।